अस्सलाम वालेकुम। क्या तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाने का इरादा रखती? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या सिविलियंस के मुकदमात चलाए जा सकते हैं? ऑडियो लीक्स जिन लोगों की हुई उसमें जजिस या जजिस की फैमिली मेंबर्स के भी नाम आते हैं और उसके ऊपर हुकूमत ने एक कमीशन बनाया जिसमें 27 को बैठने 4 लोगों की तलबी की गई है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक 5 रुकनी बेंच बना के कल ही उसकी पेशी भी लगा दी है। तो क्या वो कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर पाएगा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई तकसीम सामने आएगी? ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े इशूज़ हैं और इसके साथ ही आज शोहदा की तकरीम के लिए उनकी याद में एक दिन भी बनाया गया। तो जितने पाकिस्तान के शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सबको सलाम। तो प्रोग्राम का हम आगाज़ आज करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं। राना साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ही सवाल करूँगा। ये खबर बहुत गर्म है कि आप तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं। क्या इसके ऊपर कोई सियासी सोच, कोई फैसला, कोई पेशरफ्त आगाह करिए। जी बिल्कुल इरादा रखते हैं और ये एक दहशतगर्द टोला है, दहशतगर्द जथा जो एक नासूर की मानद जो है वो पूरे मुआशरे में सरायत कर रहा था कि रास्ते में जो है वो एक यानी एक्सीडेंट आप कह लें कि एक हादसा जो है उससे हो गया है और शायद अब मुल्क और कौम जो है वो इस फितने से जो है वो महफूज हो जाए। तो इसका बतौर सियासी जमात कायम रहना जो है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, लेकिन इसके रास्ते में वो कानूनी मूशगाफियाँ कह लें या वो रुकावटें कह लें कि जिनको अबूर करना ज़रूरी है। जब तक लीगल टीम पूरी तरह से इस बात के ऊपर इंश्योर नहीं होगी कि हुकूमत का भेजा गया रेफरेंस जो है वो सब्सटेंशिएट करता है और उसके ऊपर पाबंदी जो है वो लग सकती है, तो उस वक्त तक जो है वो रेफरेंस मूव नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने इरादे की बात की है तो इरादा तो इससे पहले भी हमारा ये था, क्योंकि इसकी इस गुमराह टोले की जो हकीकत है उससे मैं भी बड़ी अच्छी तरह से आगाह हूँ, बाकी लोग भी हैं, लेकिन मैं कुछ बाकियों से ज़्यादा था, तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इनके ऊपर पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। तो आपका कहना यह है कि वो एक पाबंदी जब आयद की जाए तो 15 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, तो आपकी लीगल टीम उस डिक्लेरेशन का पहले जायज़ा ले रही है कि क्या वो लीगल ग्राउंड होल्ड कर सकता है, तो फिर इसके ऊपर हतमी फैसला लिया जाएगा? जी वो जायज़ा भी ले रही है और दूसरा ये है कि रोज़ एक नई एविडेंस जो है वो सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे जो चार्जशीट अपना फैज़ुल हसन चौहान ने लगाई है तो वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी एविडेंस है। फिर उसके बाद जो बाकी लोग हैं जो कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई जो है वो अपना बयान हल्फी दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में कोई एविडेंस ऐसी आ जाए कि जो इस मसले को हल कर दे, और ये भी हो सकता है कि कोई ना आए। तो इसलिए ये मामला जो है ये इसके ऊपर हतमी जवाब जो है ना वो इस वक्त तो नहीं दिया जा सकता। बाकी इरादे और नीयत की हद तक जो है वो मैंने आपको बात वाजे कर दी है। सर, एक चीज़ नज़र आ रही है बड़ी खुल के, और वो ये है कि जिन लोगों को पकड़ के बंद किया गया है, रियासत उनका बाजू मरोड़ के तहरीक-ए-इंसाफ के छोड़ने का ऐलान तो करवा लेती है। अब दूसरी खबर यह है कि जहांगीर तरीन के साथ एक नई पार्टी बनेगी, एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हकीकी बन गई है, एक तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के नाम से जमात बनेगी। तो आप 3 नई जमातें निकालेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से, जैसे मुस्लिम लीग कभी काफ बन जाती है, कभी कासिम ग्रुप बन जाती है, कभी ज़िया ग्रुप बन जाती है, तो अब वो एक तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी ऐसी 2-3 आप पार्टियाँ निकालेंगे? नहीं अपना मलिक साहब, ये कैसा बाजू है जो इतनी आसानी से मुड़ जाता है और साथ ही तोते की तरह जो है वो टैं टैं होना शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं कि क्या इनका बाजू जो है वो मरोड़ा गया है? यही कि ये हरकत जो हुई है, जो दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है, घर जलाए गए हैं, घर लूटे गए हैं और जो है वो शुहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो डंडे बरसाए गए हैं, उनके मुजस्समों को जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं, उनको जलाया गया है। तो इसके ऊपर जो मुकदमात कायम होंगे
उन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। यही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। इसकी क्या सज़ा हो सकती है? 3-4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 7 साल हो जाएगी। इसकी क्या जो है वो ड्यूरेशन होगी? 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद जब केस मुकम्मल हो जाएगा तो हाई कोर्ट में आप रिट कर सकते हैं, ज़मानत भी ले सकते हैं, बरी भी हो सकते हैं। तो मामला ये है कि बस इतने से ही बाजू मुड़ गया। हमारे ऊपर तो उन्होंने केस बनाए थे जिनकी सज़ा मौत थी। तो फिर जब हम खड़े रहे तो अब ये खड़े हों ना, ये अब 2-4 महीने जो है वो जेल में बर्दाश्त करें। अब कहते हैं कि जी मैं 8 दिन मैं कैद तन्हाई काट के आया हूँ। एक कहता जी मैं तो 12 दिन कैद तन्हाई के बाद मैं अब आ रहा हूँ। वो भाई 12 दिन काटे हैं या 12 साल काटे हैं आपने? आपके चेहरे से तो लगता है आप 12 साल कैद तन्हाई काट के हैं। तो ये जो है ना, ये तो राना साहब, लेकिन सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने, इसके ऊपर सवाल उठेगा। ये आम तौर पर जमहूरी माशरों के अंदर ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती कि सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलें। इस वक्त आज उन्होंने 16 अफराद की तलबी कर ली है कि इनके मुकदमात हम मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएंगे, और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कह भी दिया कि ठीक है। उसमें आई थिंक मियाँ महमूद रशीद के एक सन इन लॉ भी शामिल हैं, मियाँ अकरम उनके फॉर्मर MP हैं। तो ये का रिवाज अच्छा होगा, कल वो आएंगे तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएं। हमें तो इससे पहले भी जो है इन्होंने मिलिट्री कोर्ट से ज़्यादा जो है वो जगह पे लेके गए। हमारे ऊपर तो जो केसेस थे उनमें 7 साल या 4 साल सज़ा थी ही नहीं, उसमें तो सज़ाए मौत थी। तो मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मिलिट्री के डोमेन में दाखिल होके उनके घर लूटेंगे, उनके घरों को आग लगाएंगे, उनके शोहदा के अपना जो है वो उनके मुजस्समों पे जूते बरसाएंगे, तो फिर क्या आपका जो है वो चलान ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के पेश होगा? अगर कल को नऊज़ बिल्लाह हम में से या कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो बिल्कुल उसका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होना चाहिए। अब वरना फिर आर्मी एक्ट को वैसे ख़त्म कर देंगे, उसकी ज़रूरत क्या है? फिर आर्मी एक्ट फिर होना ही नहीं चाहिए। तरीके इंसाफ से फिर कितनी नई जमातें निकल रही हैं, एक जहांगीर तरीन का ग्रुप, एक शाह महमूद का ग्रुप। वो नदीम मलिक साहब, वो एक मरासी का जो है वो लतीफ़ा है, वो इस सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वायरल हुआ। वो मैं आपके प्रोग्राम में वो सुना नहीं सकता। ये आप कह रहे हैं कि जी फलाना ग्रुप, तो फलाना ग्रुप बन गया है। तो ये कितने ग्रुप थे जो इकट्ठे करके जो है वो इनकी जमात बनाई गई थी और इनको इक़्तिदार दिलाया गया था? वो जितने ग्रुप इकट्ठे किए गए थे अब उतने ग्रुप हो के जिधर से आए हैं, जिधर से ऑन डेपुटेशन आए थे, वो अब अपना डेपुटेशन पीरियड पूरा करके उधर चले जाएंगे वो। सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक शो डाउन आपका मुझे लगता है कि वेरी नियर, एक बड़ी चंद रोज़ के अंदर एक दोबारा होने वाला है। 27 को मिलना है कमीशन ने, जस्टिस फाइज कमीशन ने। ऑडियो के ऊपर उन्होंने 4 लोगों को तलब किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत वो एक 5 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस कल बैठेंगे। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट लॉज के तहत जो मुरवजा कवानीन है उसमें उनकी सासू माँ का भी नाम आता है, 2 जजेस का भी नाम आता है। तो चीफ जस्टिस को सुनना चाहिए कल केस कि नहीं सुनना चाहिए, या कल लड़ाई करेंगे आप उनके ऊपर, वो तअस्सुब का सवाल उठाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, तअस्सुब का सवाल हमने क्या उठाना है, तअस्सुब तो है ही है। यानी आज का जो हमारा निज़ाम अदल है वो कहीं पे सन इन ला के जो है वो नरगे में आ चुका है, कहीं पे मदर इन ला है, कहीं पे बेटों का शूर है। और उसके बाद जो है वो ये बेंच जो बनाया गया है, मुझे बेपनाह एहतराम है सभी जज साहबान का, लेकिन अगर आप कहें तो तारक रहीम जैसी अकल फ़िक्र या समझ तो मैं भी रखता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको फ़ैसला सुना देता हूँ कि क्या फ़ैसला होगा। ये कोई इंतज़ार करने वाली या शो डाउन वाली तो बात ही कोई नहीं है। बता दें, वो कमीशन की तश्कील के ऊपर लोग कह रहे हैं कि वो कहेंगे कमीशन की तश्कील दुरुस्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही कहेंगे। मेरा यानी ये कहें या कुछ और कहें, कमीशन को काम करने से रोक देंगे। तो फिर आपका मामला ये है कि हम तो सुरखुम हो गए ना, किया जा रहा है वो शुरू हो जाएगा। नहीं, इसमें मैच वाली बात ही नहीं है। देखें, मामला ये है कि ये बात
मुख्तलिफ ज़राए से ये बात हो रही थी कि जी देखें ये वीडियो कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये लीक हो रही हैं, ये बात दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, ये जो मदर इन लॉ है ये उसकी आवाज़ है कि नहीं है, ये बेटों का क्या चक्कर है, ये सन इन लॉ का क्या चक्कर है, गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? गवर्नमेंट यही कर सकती थी ना कि एक इंक्वायरी कमीशन बना दे, यही कर सकती थी ना कि सीनियर तरीन जो है वो जजेस को उस कमीशन में जो है वो डाल दे। वो हमने कर दिया है। अब अगर ये इंक्वायरी होती है और ये सारी ऑडियो वीडियो सारी गलत साबित होती है तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है सुरखरू वो होंगे, और अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर ठीक है, उसका जो है वो हिसाब होना चाहिए। गवर्नमेंट का तो इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर वो सुरखरू नहीं होना चाहते, वो समझते हैं कि ये शोर, ये अबहाम जो है इसी में वो उनकी इज्जत है, इसी में वो खुश है, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, वो इसमें जो है वो खुश रहें। लेकिन अगर वो चाहते हैं, सर एक आखिरी सवाल आपसे कर लूं सर, है और जो है वो उनको ये चाहिए इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे या आप पीडीएम की जो हुकूमत है वो फरार का रास्ता ढूंढ रही है? इंतखाबात 8 अक्टूबर को या आप फरार का रास्ता ढूंढेंगे? देखें, इंशाअल्लाह ताला ना फरार का रास्ता कभी पहले ढूंढा था ना अब ढूंढेंगे। अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद डिज़ोल्व होंगी, केयर टेकर सेटअप आएगा। आगे केयर टेकर सेटअप का काम है कि वो आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराए, एक ही दिन कराए, सूबाई असम्बलियों के भी और कौमी असम्बलियों के भी। हमारा इससे पहले भी यही मुतालबा, यही मौक़िफ़ था। ये इमरान खान ने अपनी फितनागरी से, अपनी धौंस से, अपनी अना से जो है ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने की जो कोशिश की थी, हमने उसको रजिस्ट किया और हम समझते हैं कि हम हक बजानब थे और वो अल्लाह के फजल से हमने उसको जो है वो नाकाम किया है। वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। इस्लामाबाद हमारे साथ सेनेटर पलवशा खान और मोहसिन शाहनवाज रांझा PMLN से हैं, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो पलवशा, पहले आपसे स्टार्ट करें। सबसे आखिरी वाला जो इशू था उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एक यहाँ पर गॉसिप ये है कि इंतखाबात अक्टूबर से भी आगे गए, केयर टेकर्स आएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। देखिए, अब ये मैं नहीं कह सकती कि अक्टूबर में क्या हालात होंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात गैर मामूली हैं। एक तरफ तो ये जाने से पहले जो इमरान खान साहब की तवील फहरिस्त है जो उन्होंने जराइम किए हैं जाने से पहले, अब आप अगर कड़ियाँ जोड़ें और शुरू हो जाएं जब से ये हटाए जाने का इनकी शुनीद होती है और वो सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला शुरू होता है, तो आप शुरू हों वहाँ से याद करें कि शहबाज गिल का क्या किरदार था। वो जो उसने इंटरव्यू दिया था वो किस तरफ जो है वो इशारा करता था, फ़ौज के अंदर डाइसेंट और बगावत पैदा करने की कोशिश की। फिर आप आ जाएं IMF की डील पर जो इनके वज़रा की आपस में बातचीत जो है वो पकड़ी गई थी। फिर आप उस तरफ आइए, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को ज़रबेकारी लगाने की शख्स ने कोशिश की। फिर आगे आप आ जाएं, फिर इसने ख़ुद वो जो है बयानिया बनाना शुरू किया, इसकी सेकंड टियर लीडरशिप ने उस बयानिया को आग देना शुरू की और इसको यहाँ तक लेकर आया कि इसने 8 मई को जो अब बातें सुनने में आ रही हैं, एक दिन पहले शायद इसने अपने घर बैठकर ये तमाम टारगेट्स अपने लोगों को दिए। अब बताइए, इस सियासी मतलब सुनी सुनाई बात है, अभी इसकी तस्दीक करनी बाकी है। बहरहाल इस बात की तो इस तरफ इशारे हैं कि तमाम लोगों को टारगेट्स दिए गए थे कि वो वहाँ जाएं। मैं और आप अगर किसी निकलते हैं किसी भी इस तरह के एहतजाज में, तो कहाँ जाएंगे आप बताइए? मोहसिन साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर लें, ब्रेक करीब आ जाएगी। रांझा साहब, इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे या आपको अंदेशा है कि कोई गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक है अपना असेंबलीज़ की मुद्दत जब ख़त्म होगी, जिस तरह राना साहब भी फरमा रहे थे, तो उसके बाद अभी तक तो इंतखाबात होने चाहिए और मुल्क के भी मुफाद में यही है कि इंतखाबात जो हैं दोनों असेंबलियों के एक ही तारीख में होने चाहिए। 2 असेंबलियों नहीं, अब तो सारे पाकिस्तान में होंगे ना, कौमी के भी होंगे और 4 सूबाई के भी, मुद्दत पूरी हो जानी है। मैंने वही कहा कि दोनों, मतलब कि सूबाई और कौमी के, जी तमाम सूबाई। तो अगर ये इसी तरीके से करेंगे तो यही पाकिस्तान का बेहतरीन मेरे ख्याल से लामल होगा। और इसी में आप समझते हैं वैसे भी फेयर इलेक्शन भी तब होंगे कि अगर MNA पहले इलेक्ट हो जाता है या MPA पहले इलेक्ट हो जाता है,
तो लाजमन वो MNA के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। क्या 9 मई के असरात जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे या इलेक्शन तक ये हैंगओवर चलेगा भी? ये असरात पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, ये नहीं जाएंगे। रहने का मतलब ये है कि अभी जो मिलिट्री के अंदर रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है, वो आप देख रहे हैं उसका, और सारे सर्विंग लोगों के अंदर एक्सेप्शन कोई नहीं है। देखें बात सुने, वो है भी ठीक ना। आप यही हमला अगर चीफ जस्टिस साहब के घर पे हो जाता तो कैसा महसूस करते? ज़ाहिर है सारी जुडिशरी इकट्ठी होती और सोचती कि अगर चीफ जस्टिस का घर गैर महफूज है तो बाकियों के घरों का क्या बनेगा। अच्छा, जो भी इसका प्लानर्स था उसकी कोई अकल घास चरने गई हुई थी, मतलब फौज के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट इमरान को मौजूद थी 8 तक। जी हाँ, 9 के वाक़े के बाद वो सपोर्ट गायब हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई। और अब तो आप देख लेना, अब तो देखें बच्चे रो रहे हैं, वो शहीदों के बच्चे हैं, उनकी आपने उनकी वहाँ पे जो यादगारें थी उनके साथ क्या किया? सरगोदा में शीशे तोड़ के चले गए, जहाज़ को आग लगा के मियाँ वाली में चले गए, और इतना टेंस माहौल बनाया हुआ था जिस तरह पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया। हमने जाके फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मोराल बूस्टअप किया है, शोदा का मोराल बूस्टअप किया है, फूल चढ़ाए हैं। और जिनके बारे में कुरान मजीद में हुक्म है, बड़ा वाज़ेह कुरान मजीद में आयात की शक्ल में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये ज़िंदा है, इनका बंदोबस्त मेरे ज़िम्मे है और आपको नहीं पता इस चीज़ों का। तो ये लोगों की अकलों पे इस तरह पर्दा पड़ गया था, ये जो इश्तियाल अंगेज़ और ये शहीदों की जो यादगारें तोड़ रहे थे, तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस का मकाम है। 9 मई को तो पलूशा शायद कोई भी सेंसिबल आदमी डिफेंड कर ही ना सकता, वो तो उसको मजम्मत ही करनी है, लेकिन थोड़ा एक बैलेंस आप लोगों को स्ट्राइक करना पड़ेगा, कहीं ओवरडू ना हो जाए। जैसे 9 को उन्होंने ज्यादती की है तो आपको थोड़ा हाथ हौला रख के चलना पड़ेगा। देखिए नदीम मलिक साहब, कभी आपने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है? कभी ऐसी भीड़ें देखी हैं जिनके छत्ते पर अटैक करें और वो आपको ऐसे ही गले में फूलों के हार डाल के जाने दें? मक्खियाँ तक अपने शहद की हिफाजत के लिए आने वाले कोई चीज़ भी हो उसको नहीं छोड़ती। तो क्या पाकिस्तान के लोग, इसकी अफवाज, ये मक्खियों से भी हम गए गुजरे हैं कि हम ये जो हुआ इसको अगर आप भुला दें और इसमें नरमी दिखाएं। देखिए ज़ाती तौर पे मैं किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हक़ में नहीं, क्योंकि इसकी जद में सब आ सकते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ, जिन्होंने जिन्ना साहब का घर जलाया, क्या आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी हो सकती है? देखिए कुछ वो लोग हैं जिन्होंने आग लगाई या उसकी मनसूबाबंदी की, वो एक कैटेगरी है। कुछ वो हैं जो उस हल्ले में 500 बंदा या 300 बंदा साथ चला गया, उनमें से शायद 20, 15 या 10 के अलावा बाकियों को नहीं पता होगा वो क्या करने जा रहे हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी है मैसर है, जो जियो फेंसिंग है, उसके होते हुए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह नहीं होगा। लेकिन ये मुझे एक बात बताइए कि आप इन लोगों को देखें जो जूतियाँ छोड़ के भाग रहे हैं, जूतियाँ छोड़ के भाग रहे हैं ना। आए कहते थे हम टक्कर के लोग हैं, ये कहते थे हम इनकलाब ला रहे हैं, आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। फिर सबसे बड़ी जो ज़्यादती इस शख्स ने की वो मदीना के नाम को अपनी गंदी मज़मूम सियासत के लिए इस्तेमाल करना था। इसने जो लोगों के मजहबी जज्बात से खेला, मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को सज़ा मिल रही है। रंजा साहब, अगर PTV स्टेशन या पार्लियामेंट वाले अटैक को इसी तरीके से रद्दमल किया जाता तो शायद ये 9 मई ना होता। जी हाँ, हमने 2 मुख्तलिफ तरीके से इस चीज़ों को डील किया। जी बिल्कुल, और यही वो 2013 में जो बीज बोए गए, 14 में 2014 था ना धरना, 2014 उस वक्त जो धरने के पीछे जिसकी सोच कार फरमाना थी, अगर आपने उस वक्त उसको पकड़ा होता। जी हाँ, फौज भी अंदर से सफाई करती उन लोगों की, आप भी करते, सियासतदान भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते। तो 9 मई ना होता फिर। देखें बिल्कुल, और ये नवाज शरीफ साहब का मैं कहूँगा तहम्मुल था कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस पे स्टेट को एक पॉलिसी और उस पे उन्होंने इन चीज़ों को ओवरलुक किया और कहा कि आगे चलें, पाकिस्तान को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। नहीं राजा साहब, जो धरने थे ना और ये मार्च और ये शहर बंद करना, ये एज ए पॉलिसी टूल किया था कुछ लोगों ने। देखिए भाई, उस वक्त ये जो वायलेंस है ना, ये वायलेंस पाकिस्तान की सियासत में 14 में आया था, और अब इसके बीच में अगर वायलेंस फॉर टाइम्स टू कम रोकना है ना, तो फिर उसके प्लानर्स को पकड़ें। ये जो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जो एवं शुगल मेल और सेल्फियाँ बनाने चले गए, ठीक है, जो उसमें प्लानर्स हैं जिनका पूरा जियो फेंसिंग, कॉल डेटा, टेलीफोन नंबर्स, उनका पूरा एविडेंस मौजूद है इनके पास, प्लानर्स को कोई भी न छोड़े। और उसके बाद देखें, अगर कोई वहाँ पर वैसे जिस तरह एक मॉब मेंटेलिटी होती है, अगर मॉब में जो लोग हैं जो प्लानर्स में शामिल नहीं हैं, जो PTI के बाकायदा एक्टिव मेंबर्स नहीं हैं, जो वहाँ पर उसका हिस्सा ब्रेक लेंगे हम, तो इन लोगों के लिए जो है वो मलिका बुखारी तहरीक इंसाफ से सिलसिला भी जारी है, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो कुछ अपडेट भी आपको देते हैं। तो एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एक के बाद एक पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मलिका बुखारी के हवाले से है और अभी थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी लाहौर से कुछ और ख़वातीन और शायद कुछ और मेंबर्स भी थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो भी अलहदगी का ऐलान करेंगे। हमने कुछ लोगों का चंद एक का सिर्फ आपस में जोड़ के जो कल से अब तक हमारे पास 8-10 लोग इकट्ठे हुए हैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसने क्या बोला। दिखाइएगा जी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इस्तीफ़ा देता हूँ। मेरे पास जो ओहदा है मरकजी नायब सदर से उसका इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं पीटीआई जमात से अपना तल्लुक खत्म कर रहा हूँ। मैंने फैसला किया है मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। आज से मेरा और मेरी फैमिली का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से या किसी भी पार्टी से आज से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ मैं आज ही तहरीक-ए-इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफी हो रही हूँ। एक्स एमिनेंस साइमा नदीम, एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आज से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ। उनकी तमाम पोजीशंस से रिज़ाइन करती हूँ। मेरा हल्का PP 223 मुल्तान जलालपुर पीरवल पर मुश्तमिल है क्योंकि जो वाक़या हुआ है मैं उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। उस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये जो कुछ मई 9 को हुआ था ये अनफॉरगेटेबल है और अनफॉरगिवेबल है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये मैंने फैसला किया है कि जो अलायंस थी मेरी PTI के साथ उसको हम ख़त्म करते हैं और अपने वालिद साहब के साथ अपनी पेरेंट पार्टी में वापस जा रहा हूँ। मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूँ और 9 मई के वाक़े के बाद जो हमने ये दोस्तों से मुशावरत की है मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। 9 मई के बाद खास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक-ए-इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। पलूशा, जो आपने रफ्तार देखी है इनके लीडर्स की पार्टी छोड़ने की, तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान के साथ ज़्यादा लोग खड़े रह जाएंगे और उसी रफ्तार से लोग जो इनको छोड़ रहे हैं काफ़ी तादाद उसमें से JKT को जाके गले में बाजू डाल के खड़ी हो रही है दोबारा से, जैसे वो 2018 में खड़े हो रहे थे। लेकिन इस दफ़ा एक फिनोमेना डिफरेंट है। कुछ लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ काफ के काफ में वापस जा रहे हैं। तो एक नया लैंडस्केप बनने जा रहा है। ख़ास तौर पर पंजाब की हद तक नई बैटल लाइन्स ड्रॉ होंगी, पुराने वाली ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, तो सियासत का हिस्सा है, अगर होता है तो एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये जो सारे लोग छोड़ रहे हैं, जैसे राना साहब कह रहे थे, इनके साथ अभी तो कोई जुल्म ऐसा हुआ नहीं। ये सारे दर्शनी पहलवान थे, आपको याद है? हाँ, कागज़ के शेर। आपको याद है आपके प्रोग्राम, इनका लहजा याद है आपको, जब ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, हम तो सब एक पेज की तो ऐसी माला जपते थे, यानी कई लाख दिन में निकाल जाते थे एक पेज। फिर क्या हुआ उस एक पेज का? और दूसरा हिस्सा भी जो अभी आपसे डिस्कस हो रहा था कि वो नून लीग वालों को अंदर बंद करके, तो वो कहते थे 10 साल का प्लान है, 10 साल, ये 5 साल ये भी है और अगले 5 साल भी अगले 5 साल भी हमारे हैं। और मैंने 2-3 दफ़ा इन लोगों को बहुत से आपके भी शोज़ में कहा कि ये खुदाई लहजा है, अगले 5 दिन तुम्हारे हैं या हमारे हैं ये कोई नहीं कह सकता। मगर इनको जो तकब्बर था, इनके अंदर जो वो इनकी जो फ़ौरन सपोर्ट थी, देखिए अब असल में जो तहकीकात होनी चाहिए वो फ़ौरन सपोर्ट पे होनी चाहिए। कहाँ से इनको, मैंने आपके बहुत दफ़ा आपसे कहा और लोगों से भी कहा, कहाँ से इनको सपोर्ट हासिल है? ये जो एक शो करते थे, एक जलसा करते थे, करोड़ों रुपए का, बताइए कहाँ से सपोर्ट आ रही है? क्यों लोग बेकरार हैं? वो लोग जिनकी ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ एक पोजीशन रही है, क्यों बेकरार हो रहे हैं खान साहब की गिरफ्तारी पे एक रोज़ा? आप बताइए, इस मुल्क में अकबर बुगटी के साथ जुल्म नहीं हुआ? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जुल्म नहीं हुआ? इस मुल्क में कौन है? ANP के बलोर्स देख लें,
कौन कौन है जिसने शहादत नहीं हासिल की, कौन कौन है जिसको सड़कों पे नहीं घसीटा? क्या ये पहले लोग हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है? वैसे तो कभी हमने इतना पेट में गलत काम दूसरे से जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन यहाँ 9 मई को गलत काम नहीं कह रही, बाहर से लोगों के पेट में जो मरोड़ अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा। 9 मई ना करते तो कुल्हाड़ा नहीं मारा है, कुल्हाड़ा उन्होंने पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता चलाने की कोशिश की, लेकिन उनका वार जो है अल्लाह के हुक्म से वकारी नहीं हुआ। एक रांझा साहब जो खबर चलती है वो खतरनाक है। वो कहते हैं कि ये 9 मई जो था ये चीफ के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थी, रिटायर्ड लोग भी थे, पीटीआई से भी लोग गए, आर्मी इंस्टॉलेशंस को हिट किया, तो ऑब्जेक्टिव बड़े थे। जैसे 2014 का भी आपको पता है, बिगर पिक्चर में वो कहते थे कि वो राहील शरीफ टारगेट था। तो क्या इसमें सदाकत है? देखिए इसके बारे में जो रिटायर्ड लोग थे, जो एक माइंडसेट था, वो तो तकरीबन आपको देखने में सामने आया है। रिटायर्ड लोगों के बच्चे, रिटायर्ड लोग खुद वहाँ पे मूवीज़ बनाते हुए नज़र आए, देखते नज़र आए, सब ने देखा उनको। और अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो किसके बारे में था, लेकिन शायद वो रिटायर्ड लोग ये भूल गए कि जो पेंशन उनको मिली हुई है, जो प्लॉट्स उनको मिलते हैं फ़ौज की तरफ से सर्विस करने के, जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जो बरात मिल रही हैं, वो किसका एहसान है? वो उस अदारे का एहसान है जिसकी बिल्डिंग्स के बाहर वो खुशी से रियासत पाकिस्तान ज़मीन। उन रिटायर्ड लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस अदारे ने आपको इस हैसियत में खड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, आपने उसकी खिदमत की, उसने आपका ख्याल रखा और अभी तक कर रहा है, आप उस अदारे के साथ ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये शर्म से डूब मरने का तहकीकात हो रही है। मैं समझता हूँ नहीं हो रही तो होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, अगर अदारे के बीच में ही कोई इस तरह की साजिशी अनासर हैं जो आने वाले मुस्तकबिल में, क्योंकि कौमी सलामती का मामला है, सिर्फ पाकिस्तान का या एक सियासी जमात का या हुकूमत का मामला नहीं, कौमी सलामती भी है। कुछ चीज़ें बड़ी जो थी ना वो मिस्टीरियस वे में चल रही थी। कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा था, उनकी फैमिली के ख़वातीन तक के भी नाम छाप के तो ये छापा गया था कि ईरान में किसने विज़िट किया। ज़ल्मे खलीलज़ादे रोज़ कहता था कि ये आर्मी चीफ को तो छोड़ ही देना चाहिए। हाँ। तो एक आपको बाकायदा एफर्ट लगती थी जिसके पीछे कोई डिज़ाइन लगता था। ये नहीं था कि रैंडमली मैं उठा और मैंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया कि चीफ साहब ने काम गलत कर दिया। एक डिज़ाइन नजर आता था, एक पैटर्न था उसके पीछे। तो ये ज़ल्मे क्यों कर रहा था जानना चाहूँगा। जिन यूट्यूबर्स ने उनकी फैमिली हिस्ट्री छापी, ट्रेवल की, क्यों छापी, मतलब उनकी अहलिया का या उनकी बेटी का इस मामले में क्या इशू था, क्यों नाम उनके छपे। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो सामने आते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कोई और। देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद को उस वक्त तो ख्याल नहीं आया जब राना सनाउल्लाह को उठा के ले गए। नो ही इज नोबडी। और अब तो वो आग लगा रहा था, तीली लगा रहा था। जितने भी ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, नहीं वो ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नहीं है, वो तो किसी लॉबिस्ट ने हायर किया होगा। ठीक है, लॉबिस्ट हायर किए हुए जो सेनेटर्स हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग, उसने सारी उम्र कभी ह्यूमन राइट्स का कोई काम नहीं किया। हमारे लिए तो कोई नहीं वहाँ से आवाज़। और मुझे तो आज भी याद है कि राना सनाउल्लाह का मैंने इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में केस भेजा, केस भेजने के बाद जजमेंट आई, उस पर अमल दरामद ना हो सका। लेकिन ये पिक्चर तो क्या है, ये तो जो भी नहीं हो सका। बिगर पिक्चर में आप देखें तो मुझे टारगेट कोई बड़ा और देखिए, हम ये पहले दिन से कहते हैं कि इमरान खान एक गैर मुल्की एजेंडा पे नाफिज है। वो गैर मुल्की एजेंडा लेके चल रहा है, उसके सबूत आपको फॉरेन फंडिंग की शक्ल में मिले हैं, उसके सबूत आपको उन शहरियत, दोहरी शहरियत रखने वाले प्रोहिबिटेड फंडिंग के जरिए मिले। आप माने या ना माने, आप सियासी लोगों के लिए बड़ा आसान है, कभी किसी को मोदी का यार कह देना, कभी कह देना इमरान गैर मुल्की साहब 9 मई के बाद आपको क्या शक है? इस तरह की बात 9 मई के पीछे अच्छा इंटेलिजेंस अफसरान के गंदे बड़ी नाम रखने के पीछे क्या शक? कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है 9 मई के पीछे। 9 मई रैंडम इवेंट नहीं है, उसके पीछे हम तो ये समझेंगे कि जो आर्मी है, ये इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो COS के साथ होता है। और अगर एक COS जंग लग जाती है मिसाल के तौर पे, वो कहता है 5 कोर कमांडर्स को आपने उस बॉर्डर पे रहना है, 5 ने उस पे रहना है, 5 के मैंने रहना ही नहीं है, तो फिर आर्मी चीफ को उनको उड़ा देना। फौज तो यूनिटी ऑफ कमांड का नाम है, यूनिटी ऑफ कमांड का। फौज का अफसर हुक्म देता है तो फौजी अपनी जान को कुर्बान करता है। कहीं पे यूनिटी ऑफ कमांड में प्रॉब्लम है तो मैं बासियत पाकिस्तानी शहरी, क्योंकि मेरे मुल्क के दिफा का मामला है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, तो मैं तो ये कहने की राय रखता हूँ कि किसी ने भी ना छोड़ो। आप पलवशा क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कश्मीर वाला मामला जो हुआ था इनके दौरे हुकूमत में, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। वो भी उसके ऊपर भी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि कौन सा वर्ल्ड कप खान साहब जीत के आए थे। दूसरी बात ये, एक बात तय है, अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना हुई खुदा न खास्ता, तो फिर भारत की फ़ौज हो। खुदा रहम करे, इस मुल्क पे कभी वो दिन नहीं आएगा, अल्लाह माफ़ी करे। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान रहेगा जब तक पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का नज़रिया ही बड़ा और है। आपको भी पता है नदीम साहब, ये इसमें बड़े रूहानी मामला हैं और ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम और हम सारे लोग
हम ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है। नहीं, इस मसले पे पूरी कौम लड़ेगी। अगर इंडिया वाले मसले पे कोई समझता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा या रांझा साहब पीछे हट जाएंगे, कोई नहीं पीछे हटेगा। ये देखें, ये जितने भी लीडरशिप है ये पाकिस्तानी होने का सबूत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अभी एक और न्यूज़ डेवलपमेंट ये चल रही है कि मुसर्रत चीमा है और उनके वो हस्बैंड है जमशेद चीमा, वो भी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनको जेल से रिहाई मिल गई है। 9 मई का वजन कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठा सकता, कोई भी मुहब्बत पाकिस्तानी नहीं उठा सकता। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और सेनेटर परवेश खान, आप दोनों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।